ईवीएम उनके साथ है। वोट आप किसी को भी दोगे वो वोट जाएगी बीजेपी को ही। ईवीएम में वोट किसी को डाला जा रहा था और निकल किसी और का गया। मोदी तो एक बहरूपिया है, इनका चाल चेहरा और चरित्र समझ में आ जाएगा। वो शौचालय नहीं, एक इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। मोदी जी वोट से नहीं जीत रहे हैं, मोदी जी डब्बा से जीत रहे हैं। और वो जो जादू है डब्बा का, जिसमें कि वोट कांग्रेस को पड़ रहा है और जा रहा है बीजेपी को, वो निधन नहीं हुआ था, वो कत्ल हुआ था। और मुख्तार अंसारी जी का कत्ल किया गया है। सीबीआई जांच बैठेगी। जिनका नाम उस खत में था, सबसे पहले उनको पकड़ के और बढ़िया इलाज किया जाए, वो एक एक बात खोल के बता देंगे। नमस्कार, मैं नूरजहां। और जिस तरीके से चुनावी माहौल जो है चल रहा है, तो वही हम सोच रहे हैं कि जनता से जान लेते हैं कि जनता क्या चाह रही है चुनावी माहौल में। क्योंकि जो भाजपा सरकार है उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब की बार 400 पार। तो हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से नारा पहले ही भाजपा सरकार दे चुकी है, अब की बार 400 पार? मैं भाजपा सरकार के साथ हूँ और उनकी बातें भी आने वाले समय में सच साबित होगी, क्योंकि ईवीएम उनके साथ है। वोट आप किसी को भी दोगे वो वोट जाएगी बीजेपी को ही। और मुझे तो बड़ा शर्म आता है कि इस देश का जो चुनाव आयोग है, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस प्रकार के लैंग्वेज का उन्होंने इस्तेमाल किया, ऐसा लगा कि कोई रास्ते में बैठा हुआ, मैं वो शब्द भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ऐसा लगा कि हमारा देश का चुनाव कोई रास्ते का आदमी है, जिसको कि उस पद की गरिमा भी नहीं समझ में आता है कि किस तरह के शब्द और किस तरह का उनका व्यवहार होना चाहिए। जब लोग सवाल पूछते हैं वो कहते हैं कि ईवीएम 100% ठीक है। और अभी ही आपको जानकारी होगी कि जब चुनाव में उसमें चेक किया गया तो ईवीएम में वोट किसी को डाला जा रहा था और निकल किसी और का गया। और उसमें चुनाव आयोग सस्पेंड जो है वो करती है वहाँ के IAS IPS अधिकारियों को। जैसा कि मैंने आपको कहा कि उस डब्बे से वोट किसी को डाला जा रहा है और किसी को, मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग से मेरा ये सवाल है कि ठीक है, डब्बे से चुनाव करवा लो, आपको वीवीपैट की पर्चियों की गिनती करवाने में कहाँ दिक्कत आ रही है और कहाँ समस्या आ रही है? क्या इस देश में इतनी व्यवस्था नहीं है कि उन पर्चियों को गिना जा सके? और अगर उन पर्चियों को गिनने में आप ये कहते हो कि हमको समय ज़्यादा लग जाएगा, मुझे ये बता दो कि भारत देश में जब 40 दिन में आप चुनाव करवा रहे हो और एक दिन ज़्यादा हो जाए तो आप कहते हो कि इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो मैं कहता हूँ कि ये एक थोथली दलील है। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जब तक डब्बा बीजेपी के साथ है, उनकी बात सच हो, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं एक और सवाल लेना चाहूँगी। जिस तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने, जनता ही कह रही है कि अब दिल्ली जो है वो जेल से चलेगी, तो उसके बाद जो है LG का बयान आता है, उसमें LG कहते हैं कि जो दिल्ली है जेल से नहीं चल सकते। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं केजरीवाल पे बहुत बोलना नहीं चाहता हूँ। उसके पीछे कारण क्या है कि केजरीवाल भी एक बहुत बड़े फ्रॉड हैं। फ्रॉड हैं। केजरीवाल को फ्रॉड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस देश के 90% आबादी को, अपने आप को मैं मानता हूँ कि मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ और उनके लिए लड़ाई लड़ता हूँ। ये वो केजरीवाल हैं जो 90 से 95% वोट SC ST OBC का लेते हैं। और जब भी कहीं बांटने की बात आती है, यानी सरकारी नौकरियों में जगह देने की बात आती है, तो ये उन लोगों को देते हैं जो उनको वोट नहीं देता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में इन्होंने 437 लोगों को, इनकी सरकार ने अलग अलग पदों पे एडवाइज़र और अन्य पदों पे इन्होंने नॉमिनेट किया उन लोगों को। और 437 में आपको जानकर हैरानी होगी कि 400 लोग सवर्ण थे, मात्र 37 लोग SC ST OBC के लोग थे। यानी तब मैं कहता हूं कि केजरीवाल एक फ्रॉड है और ये इस दिल्ली के SC ST OBC के लोगों को बरगला करके, उनको धोखा दे करके और साजिश के तहत उनको गुमराह करके उनका वोट लेने का काम। उनकी जो गिरफ्तारी आप सही मानते हैं? देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई, ये दोनों भाई हैं। और आज देखो उनकी गिरफ्तारी से सवर्णों को लाभ मिल रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा, मैं समझाता हूँ। आज आप देखोगे मीडिया के हर मंच पे दो ही चर्चा होती है, चाहे मोदी या केजरीवाल। और मोदी और केजरीवाल दोनों सवर्णों को फ़ायदा पहुंचाने वाली राजनीतिक पार्टी हैं या राजनीतिक नेता हैं। तो तब मैं आपको समझाता हूं, जब मीडिया में सारे लोग या तो केजरीवाल को अच्छा कह रहे हैं या मोदी जी को अच्छा कह रहे हैं, यानी मिला जुला के मीडिया से बहुजनों की जो मुद्दा है उसको गायब कर दिया गया। तो मैं तो कहता हूं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी और RSS, इन तीनों का मिली भगत है और इन तीनों लोग मिल करके
बहुजनों के नौकरी, रोजगार, ठेकेदारी में हिस्सेदारी, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनमें 90% उनका हिस्सेदारी का जो मुद्दा है आज मीडिया से गायब है। तो आपके हिसाब से जो बहुजनों की आवाज़ है तो वो कौन उठा रहा है फिर? अगर आम आदमी पार्टी नहीं उठा रही है, भाजपा सरकार नहीं उठा रही है, तो कौन उठा रहा है? उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद उठा रहे हैं, अखिलेश यादव उठा रहे हैं, मायावती उठा रही है। बहुजनों के जितने भी नेता हैं, चाहे हेमंत सोरेन हो, वो सारे लोग, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन हम तो इन्हीं पे भरोसा करते हैं और इन्हीं से ये देश उम्मीद कर सकती है। और यही बड़े नेता हैं, इनके पास 90% आबादी का ये रिप्रेजेंटेशन इनके पास है। बाकी तो ये 2-4% वाले लोगों का, बीजेपी और आम आदमी पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं, ये तो 2-4% वालों की पार्टियां हैं। तो ये छोटी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां वही पार्टियां हैं जो 90% के लोगों के लिए उनका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए जो बात करते हैं वो उठाएंगे इनके मुद्दे को। मोदी ने एक ट्वीट करा था बहुत पहले कि मैं सिर्फ 4 ही जातियों को मानता हूँ, महिला, गरीब, किसान, इन्हीं को मानते हैं वो। मोदी कौन? वही जो प्रधानमंत्री है उसकी बात कर रहे हो? जी। अच्छा। मोदी तो एक बहरूपिया है। ये एक बहरूपिया है। जब ये गुजरात में जब तक इसकी सरकार चल रही होती है तब मोदी कहता है कि जी हमारी कोई जाति नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको सेंट्रल का चुनाव लड़ना होता है तब ये कहने लग जाता है कि जी मैं ओबीसी का बेटा हूँ। उसके बाद ये कहने लग जाता है कि मैं ईबीसी का बेटा हूँ। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद कहने लग जाए कि मैं दलित और पिछड़े का बेटा हूँ। तो मोदी की बातों को तो आप नज़रअंदाज ही कीजिए। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री को बहरूपिया बता रहे हैं। मतलब मैं नहीं लगा रहा हूँ, उनके चाल, चेहरा और चरित्र से ये साबित होता है कि यह व्यक्ति इस देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहा है और यह व्यक्ति जो है एक बहरूपिया के रूप में इस देश को गुमराह कर रहा है। तो अगर तीसरी बार भी अगर वही आते हैं भाजपा सरकार, तो क्या होने वाला है फिर देश में? दुर्भाग्य है इस देश का। दुर्भाग्य बता रहे हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं हैट्रिक मारूंगा। ये हैट्रिक मार लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ऐसे तानाशाह आए जिन्होंने सत्ता और सरकारें बनाई, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि अंत सबका होता है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोल दिया, उन्होंने 47 तक बोल दिया है कि हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और साथ ही साथ ये भी आपने देखा हो कि जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, 10 साल में भाजपा ने कर दिखाया। पहले ही भाजपा ने बता दिया है ये। वाह, क्या कर दिखाया है, मुझे बता दीजिए। 10 सालों में खुद ही बताते हैं ना, जितनी भी वो योजनाएं लाए हैं सब जनता के हित में लाए हैं, जनता के लिए समर्पित हो गए। 18 घंटे काम करते हैं वो। देखिए, इस बात को बड़ी गंभीरता से हम लोगों को लेना पड़ेगा कि जब एक धोखेबाज आता है तो वो कई तरह की बातें बनाता है। जी इनका जो आप मैनिफेस्टो है, जो पिछला चुनाव का, उस मैनिफेस्टो को जब आप देखेंगे तो तब आपको इनका चाल, चेहरा और चरित्र समझ में आ जाएगा। ये कहते हैं कि हम इस देश के किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, अभी तक उन्होंने नहीं किया। इस देश में हर व्यक्ति को हम अपना रहने के लिए घर और छत दे देंगे, अभी तक उन्होंने नहीं दिया। इन्होंने 15 लाख का वादा किया था, अभी तक उन्होंने नहीं किया। और ऐसी अनेकों वैसी बातें, कई हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, वो भी इन्होंने नहीं किया। तो इन्होंने किया है। तो तब तो मैं कहता हूँ कि ये आदमी एक मदारी से ज़्यादा कुछ नहीं है। मदारी से ज़्यादा कुछ नहीं। आपने ये नहीं देखा उन्होंने जनता के लिए कितना काम करा है? वंदे भारत ले आए हैं, बुलेट ट्रेन ले आए हैं, एम्स बना दिया, शौचालय बना दिया। आप फिर भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं करा है, मदारी है सिर्फ। एक पत्रकार के रूप में आपकी अच्छी ट्रेनिंग है, लगता है आप मोदी जी के ऑफिस में जाते हो और सीख करके आते हो। वंदे भारत में अगर आप उसकी स्थिति देखिएगा तो छतों से पानी चूता है। ये है वंदे भारत आपके प्रधानमंत्री जी का। और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा आपने? टॉयलेट बना दिया। हाँ, शौचालय बना दिए हैं और उसमें पानी नहीं है। मतलब जाएंगे तो धोएंगे किस चीज़ से? ईंटा घसेंगे क्या वहाँ पे? आप शायद दिल्ली में रहते हैं और प्रधानमंत्री जी के आसपास इर्द गिर्द घूमते होंगे। हम तो गांव के रहने वाले लोग हैं और जाके जब वहाँ देखते हैं तो शौचालय में कहीं पे दीवार बनी है तो बैठने का जगह नहीं है, और कहीं दीवार बनी है तो छत नहीं है, और कहीं दोनों चीज़ हैं तो वहाँ पे पानी नहीं है। वो शौचालय नहीं, एक इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है जो शौचालय के रूप में, अगर इस पर वाकई तरीके से जाँच हो जाए तो ये सब उभर करके आ जाएगा। लेकिन वोट तो मोदी के चेहरे पर ही मिल रहा है ना, मोदी के चेहरे पर जनता वोट दे रही है, उसमें आप क्या कहेंगे फिर? उस पर मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि मोदी जी वोट से नहीं जीत रहे हैं, मोदी जी डब्बा से जीत रहे हैं। और वो जो जादू है डब्बा का, जिसमें कि वोट कांग्रेस को पड़ रहा है और जा रहा है
बीजेपी को, उससे मोदी जी जीत रहे हैं। अगर मोदी जी के सीने में इतनी ताकत है और 56 इनका उनका सीना है, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आप बस एक काम कर लीजिए, चलिए डब्बे को नहीं बदलिए, आप वीवीपैट की पर्ची को काउंटिंग करवा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी औकात क्या है मोदी जी। वो कह रहे हैं कि हम डिजिटल भारत बनाने के उसमें, आप हमें पिछड़े उसमें लेके जा रहे हैं। देखिए, मैं अभी कुछ देर पहले मैं किसी को बता रहा था कि इनको शब्दों का चुनाव करना आता है, और इसीलिए इस देश की 90% आबादी को ये मूर्ख, अधपढ़ा और गवार बना के रखे हैं, ताकि इनके शब्दों के जाल में लोग फंस जाएं। और जो बात आप कर रही हैं, ये शब्दों का माया जाल जो इनका फैलाने का काम है, उसी में लोग फंसते जा रहे हैं। और हालांकि अब तो उससे भी लोग बाहर आ चुके हैं, हर गली में, हर नुक्कड़ पे, और कहीं पे भी आप जा कर के 50 आदमी से पूछोगे, 30 आदमी मोदी जी के खिलाफ बोलेगा, और 10 आदमी जो उनके समर्थन में बोलेगा, वह भी इस डर से कि कहीं मैं भी केजरीवाल की तरह अंदर न चला जाऊं। तो यानी मोदी जी के साथ अगर बहुत खड़ा है तो वही 5 से 10% लोग, उसके अलावा कोई नहीं। एक और सवाल लेना चाहूँगी, जिसमें जैसे कल ही मुख्तार अंसारी का निधन हो चुका है, तो उसमें जो है यूपी जो है, उसमें जो योगी सरकार है वो गिरती हुई नजर आ रही है, उसमें सवाल खड़ा हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि सिर्फ हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई है, वो कह रहे हैं कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। जिस तरीके से 8 दिन पहले उन्होंने एक पत्र लिखा था, भाजपा के नेता का उनमें नाम शामिल था, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि आपका सवाल ही गलत है। वो निधन नहीं हुआ था, वो कत्ल हुआ था, और मुख्तार अंसारी जी का कत्ल किया गया है, और ये तब साफ पता चलेगा जब उस पर सीबीआई जांच बैठेगी। लेकिन अगर सीबीआई जांच उस तरह की जांच करेगी जिस तरीके से आज सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स अगर काम कर रही है, तो उसमें भी कुछ पता नहीं चलेगा। एक ऐसी एजेंसी हो जो न्याय तर्क बातें करे और न्याय संगत अगर इसकी जांच हो, तो सारी बातें खुल करके सामने आ जाएगी। उन्होंने जब लेटर लिखा तो उस लेटर पे कार्रवाई क्या हुई, और लेटर तो इस बात को प्रमाणित करता है, वो कोरैबोरेट करता है एविडेंस को, कि जब आज मैं कह रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि फला व्यक्ति वहाँ जाने के बाद मुझे गोली मार देगा और उसके बाद मेरी कत्ल हो जाती है, इसका मतलब ये है कि वो एविडेंस जो है वो कोरैबोरेट हो रहा है मेरी बातों से। तो उन नेताओं को जिनका नाम उस खत में था, सबसे पहले उनको पकड़ के और बढ़िया इलाज किया जाए, वो एक एक बात खोल के बता देंगे, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आप लोगों ने जिस तरीके से उन्होंने सभी मुद्दों पे बात करी, केजरीवाल की बात हो, चाहे मुख्तार अंसारी की बात हो, चाहे भाजपा सरकार चुनावी माहौल की बात कर लें, तो इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।